अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पेशावर ज़ल्मी ने पाकिस्तान सुपर लीग में फतुहात की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है और कराची किंग्स को 3 मैचेस जीतने के बाद पहले मैच में शिकस्त हुई और बहुत ही बड़ी शिकस्त हुई है। पहले खेलते हुए पेशावर ज़ल्मी ने 246 रन स्कोर किए और कराची किंग्स की टीम सिर्फ और सिर्फ 87 रन पर ढेर हो गई और 87 रन ही बाबर आजम ने स्कोर किए थे। यानी हम कह सकते हैं कि बाबर आजम और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था वो टाई हो गया। बाकी जो रन थे उससे पेशावर ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की। एक बड़े मार्जिन से पहले कराची किंग्स ने टॉस जीता, बैटिंग की दावत दी और एक बड़ा स्कोर पेशावर ज़ल्मी ने बनाया। कुशल मेंडिस ने सेंचुरी स्कोर की। उसके बाद बाबर आजम ने 51 गेंदों पर 87 किए। अब्दुल समद ने 12 गेंदों पर 40 रन जो है वो स्कोर किए और धुआंधार बैटिंग की उन्होंने और स्कोर 246 रन तक पहुंचाने में मदद दी। हमारे साथ मौजूद है रोज़ाना की तरह जुनैद अकरम। जुनैद, धमाकेदार एक उसी विकेट पर दोपहर में मैच हुआ, लाहौर की टीम 100 रन पर आउट हो गई। फिर इस्लामाबाद ने 10 ओवर में टारगेट चेज कर लिया। उसके बाद कराची ने टॉस जीता, बैटिंग दी और पेशावर ने क्या बड़ा स्कोर किया है, क्या शानदार बैटिंग की है। इमरान, इसको कहते हैं क्लिनिकल जो परफॉर्मेंस दी है पेशावर ज़ल्मी की टीम ने कि पहले मैच के अंदर लो स्कोरिंग मैच था, 100, 108, 110 बनाया लाहौर ने और उसको बासानी जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेंज कर लिया। उसी विकेट के ऊपर जब पेशावर ज़ल्मी खेलने के लिए आई, उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच के साथ की, किसी टेंशन में नहीं गए कि दोपहर को इस वाली विकेट के ऊपर मैच हुआ है, हम ज़रा फंस के खेलें या उसके खेलें। शुरू से ही ऑल आउट गए। मोहम्मद हारिस ने डिसअपॉइंट किया, 0 किए 2 गेंदों के ऊपर। हालांकि उनका ज़रा थोड़ा सा, देखिए ये बात होती है ठहर के खेलना और आराम से विकेट को समझ के खेलना। आप आते ही शुरू के अंदर अगर शुरू हो जाएंगे, बट बाबर आजम की कल हमने तारीफ की थी और बाबर आजम ने कल 87 रन की क्या कमाल इनिंग्स के लिए। स्ट्राइक रेट देखिए इमरान, 170 का स्ट्राइक रेट। इसका मतलब है बाबर आजम के आर्सेनल में ये तमाम शॉट्स हैं, उनके पास बिग शॉट्स भी हैं ये असल में। अब इसको ये देखें, आप बाबर आजम के खिलाफ अभी कुछ ना बोलें, किंग ने रन किए हैं, ठीक है। तो मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि बाबर आजम को थोड़ा सा स्पेस दें। बाबर आजम इंशाल्लाह अगर इसी फॉर्म में रहे और अगर इसी माइंडसेट के साथ खेलते रहे तो आप देखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी ही विल डू वंडर्स। ही जस्ट नीड्स 1 और 2 इनिंग्स जो इस तरह की हो, जिसके अंदर आप इमरान देखें 10 चौके 2 छक्के। हम कहते हैं वो पावर हिटर नहीं है, उन्होंने ओवर द टॉप भी खेला और उन्होंने 2 बाउंड्री पार छक्के भी लगाए, बेहतरीन किस्म के वो लगाए। जितनी दाद दी जाए, ठीक है। बाबर आजम तो बहुत ही, आपको पता है, एक मैन फॉर ऑल सीजन्स वाले वो प्लेयर है। इसके बाद आप ये देखें कुशाल मेंडिस की आप इनिंग्स देखें, 109 209 रन की स्ट्राइक रेट भी आपकी स्क्रीन पर चल रही है। 52 गेंदों पर 108 रन 9 रन बनाए कुशल मेंडिस ने। बाबर आजम ने 51 पर 87, समद ने 12 पर 40, ब्रेसवेल ने 3 पर 6 और इसके अलावा अब्बास आफरीदी जो कि कराची किंग्स के बॉलर, 4 ओवर में 55 रन उन्होंने दिए। एडम जैम्पा को भी कल मार पड़ी, विकेट भी नहीं मिली उनको। खुशदिल शाह ने 4 ओवर में 37 रन दिए, सबसे कामयाब बॉलर थे। कराची किंग्स जो कि फाइट तक ना कर सकी। आजम खान 27 गेंदों पर 25, साद ने 11 गेंदों पर 14, खुशदिल शाह ने 14 गेंदों पर 10 और मोइन अली ने 8 गेंदों पर 9 रन बनाए और सिर्फ 87 रन पर आउट हो गई। नाहिद राना जो कि बांग्लादेश के बॉलर ने 4 ओवर में 7 रन दिए, उन्होंने 3 विकेटें ली। इफ्तिखार अहमद बड़े ज़बरदस्त स्पिनर बने हुए हैं, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं। सुफियान मुकीम ने 3 विकेटें ली हैं और शरीफुल इस्लाम जो कि बांग्लादेश के एक और फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने 1 विकेट लिए। तो बॉलिंग में भी बैटिंग में भी दोनों ही डिपार्टमेंट में शानदार किया है इन्होंने। और अच्छी बात यह है कि खुशाइन चीज़ ये है कि बांग्लादेश की बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए आ रही है, नजर आ रही है PSL के अंदर। अब उसकी जो भी वजूहत हो, लेकिन बात यह है कि अच्छी परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। इमरान, मुझे बहुत खुशी हुई कुशाल मेंडिस ने जिस तरह फाइनली वो फॉर्म में आए, उन्होंने रन किए, 109 रन की शानदार पारी खेली। सबसे हम कल क्या डिस्कस कर रहे थे कि इफ्तिखार का नंबर 1 नंबर अगर हम ऊपर कर दें और अब्दुल समद का नंबर 1 नंबर नीचे कर दें, आप देखें आए और क्या जाराना बल्लेबाजी की है। 40 रन 12 गेंदों के ऊपर, ऑल राउंड द पार्क उन्होंने खेला, जबरदस्त। और इमरान, लम्हा फिक्रिया है कराची किंग्स की टीम के लिए कि भाई इतने ज्यादा बड़े मार्जिन से हारना बहुत बड़ी बात है। 87 रन पे ऑल आउट और कोई भी खातिर खा कुछ नहीं कर सका। आजम खान की थोड़ा देखा, मुझे लगता है कि डेविड वार्नर के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा कि भाई मैं जो हरकत करके आया हूं, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होंगे, लेकिन क्या वो पूरी बैटिंग लाइन आपकी फेल हो गई। सो ये बैठ के इनको सोचना होगा, ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा अब दोबारा कि 3 मैचेस जीतने के बाद अब आप चौथा मैच जो हारे हैं वो इतनी बुरी तरह से आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि आप अवे ग्राउंड्स पर मैचेस जीत गए और होम ग्राउंड पर जब आए तो मैच हार गए। बिल्कुल। और आप देखें, मतलब ये एक बात है, इनको ये आपस में बात करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि क्या इसकी मुहरकात, इसकी वजूहात हैं कि किस वजह से जो है ऐसी परफॉर्मेंस हुई। वरना एक स्ट्रेट विकेट के ऊपर जिसमें दोपहर को मैच फंसा था और पेशावर ज़ल्मी ने 246 इस विकेट के ऊपर किए, उसके ऊपर आप 87 पे आउट हो गए। मतलब ये मेरी समझ से बाहर है कि कोई पर प्लेयर जो है वो 30-35 तक नहीं पहुंच सका। हाई स्कोर जो है वो आजम खान रहे 25 की, वो भी 27 बॉल पे। तो कल वनडे चल रहा था एक तरफ और T10 चल रहा था एक तरफ।
और दूसरा ये कि मोहम्मद हारिस जो कि अभी इस पीएसएल में आई थिंक 3 मैचेस वो खेल चुके हैं, एक बारिश की नज़र हुआ है, कोई इम्पैक्ट अभी तक नहीं डाल सके। साइम अयूब चले गए पेशावर ज़ल्मी से, उसके बाद हारिस के पास ज़बरदस्त मौका था क्योंकि पहले साइम अयूब और बाबर आजम ओपनिंग करते थे, हारिस नंबर 3 पर आते थे, तो कोई एक्सक्यूज़ था उनके पास। अब तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हैं और उनको रन्स करने चाहिए। हम कब बाज आएंगे हाड़ाउड़ी क्रिकेट से, ये मुझे बताएं आप। ये आप, हमने इनको टैग किया ना, आए पुल मारा, टॉपेज लगा, छक्का हो गया। भाई आप कैलकुलेटेड गेम खेले हैं, बड़े से बड़े जो प्लेयर हैं वो आते हैं, शुरू के 3-4 बॉलों को रीड करते हैं, समझते हैं। सो इट्स हाई टाइम ना फॉर मोहम्मद हारिस ऑल्सो। इनको बहुत अच्छे चांस मिले हैं, ये बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है। जब शुरू में ये आए थे, इन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस की, उसके बाद फिर ये कंटिन्यू नहीं कर सके, ये कैरी उस तरह नहीं कर सके। पेशावर ज़ल्मी ने इनको अपने साथ रखा हुआ है, और पेशावर ज़ल्मी एक ऐसी टीम है जो किसी भी प्लेयर को बीच उसमें छोड़ती नहीं है, बीच मझदार में उसको छोड़ती नहीं है। लेकिन इनको चाहिए कि ज़रा थोड़ा सा रियलाइज़ भी करें कि भाई मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी एक एंड से अच्छा स्टार्ट देना है। ऐसा थोड़ी है कि आप आए और आपने इधर उधर के शॉट मारे, हड़ाउड़ी शॉट आपने मारे और आप फिर आउट हो गए। तो इनको भी सोचना चाहिए ओवरऑल। आके थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं विकेट के ऊपर, क्यों नहीं ले सकते, थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्योंकि देखें ऐसा नहीं होता कि आप आए पहली और वो प्लान के साथ आए। कराची वाले हारिस के लिए आए, उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा दिया, एब्सोल्युटली उनको पता था कि ये गेंद जो है वो सर्कल में खड़ी कर देंगे, और वही एग्जैक्टली वही हुआ, उन्होंने खड़ी की और पवेलियन। देखें इमरान बड़े से बड़ा जो प्लेयर है, हम ये पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी अल्लाह ना करे हम ये बात करें, हमें ज़रूरत पड़े ये बात करने की। बड़े से बड़ा प्लेयर जो है वो शुरू की 2-3 बॉलिंग या शुरू का 1 ओवर जो है वो समझने में लगाता है कि बॉल पिच किस तरह बिहेव कर रही है, क्या वो कर रही है। इन्होंने स्पिनर लगाया, इन्होंने स्लॉक स्वीप की और वो बॉल वो खड़ी कर दी। तो अब इनको भी ये सोचना है कितने चांसेस और देंगे। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी अच्छा कर रही है तो इनको चांस मिल रहा है। हो सकता है बेंच स्ट्रेंथ को आगे जाके अगर ट्राई कर लिया तो फिर मोहम्मद हारिस कहाँ रहेंगे, या अगर इनको 5वें छठे पे भेज दिया जब बॉल पुरानी हो जाएगी उस वक्त तो फिर इनकी पावर हिटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि ये तो सर्कल के खिलाड़ी हैं, ये 6 के खिलाड़ी हैं। तो लेकिन जितनी भी दाद दी जाए पेशावर ज़ल्मी की टीम को वो कम है। 246 उस विकेट पे जिस पे सुबह वाले मैच में, दोपहर वाले मैच में 108 109 हुए, बहुत बड़ी बात है। बाबर आजम को खिराज तहसीन, कुसाल मेंडिस को जबरदस्त परफॉर्मेंस पेशावर ज़ल्मी की, और बड़ी अच्छी टीम जो है वो नज़र आ रही है। बाबर आजम की बैटिंग में भी थोड़ा सा हमें निखार नज़र आ रहा है, उसकी वजह बताइए। मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में मैच के बाद, मिसबाह उल हक को सुनेंगे इस ब्रेक के बाद और उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और बाबर आजम की बैटिंग में हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होते ही थोड़ा सा निखार आया है, थोड़ा सा अपने गेम के ऊपर वो वापस आए, और मिसबाह उल हक ने इसकी तस्दीक की। कल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जो पहले बाबर आजम नेशनल टीम के लिए कर रहे थे, थोड़ा सा ओवर ट्राई कर रहे थे, स्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम उनको अपने गेम पर वापस लाएँ, अपनी स्ट्रेंथ पर वापस लाएँ, जिसकी वजह से वो रन स्कोर करने में कामयाब हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात की मिसबाह उल हक ने, और अगर ये हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है कि बाबर आजम ज़ाहिर जुनैद एक प्लेयर है, उसकी एक स्ट्रेंथ है, अगर वो उस स्ट्रेंथ पर खेले तो ही फ़ायदा है। अगर आप डेविड वार्नर को कहेंगे कि आपने जाके 100 गेंदों पर 30 रन करने हैं तो उनके लिए मुश्किल होगा, 30 पे शायद वो 100 कर दें। इसी तरह हारिस को अगर आप कहेंगे कि 20 ओवर आपने जाके खेलने, नहीं खेल सकता। बाबर आजम को पहले वाले मैनेजमेंट ने, माइक हैसन ने, दीगर कोचेज़ ने कहा कि आपको स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की ज़रूरत है T20 क्रिकेट में, तो उन्होंने ज़ाहिर है वो थोड़ा सा स्लॉगिंग पे गए, और T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा बहुत ही अजीब तरीके के शॉट मार के वो आउट हुए। अब वो अपनी स्ट्रेंथ पर आए वापस, तो पॉजिटिव साइन है। माइक हेजन ने जो कहा कि आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करना है, और जो मिसबाह उल हक ने कहा कि बाबर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहा था और अपनी, मुझे कुछ इसके अंदर मिसबाह उल हक का कहाँ क्रेडिट जा रहा है यहाँ पे मिसबाह उल हक को। माइक हेजन ने भी तो उनको कहा था कि अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करने की कोशिश करें, कल उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया। आप नहीं समझे मेरे ख्याल, माइक हैसन ने उनको कहा। मैं समझ गया आपकी बात इमरान, मैं आपकी बात समझ गया। बात यह है कि मिसबाह उल हक यहाँ पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं उस 87 रन की जो बारी इन्होंने खेली। और कितनी मुझे आप जरा बता दें कि माइक हेजन के दौर के अंदर या जो इंटरनेशनल टीम के अंदर ये बाबर आजम खेल रहे थे, कितनी दफा स्लॉग मारते हुए या शॉट मारते हुए वो आउट हुए। वो अच्छी गेंदों पे आउट हो रहे थे, कॉट बिहाइंड हो रहे थे, बोल्ड हो रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में जैसे अक्षर पटेल से वो आउट हुए, बोल्ड हुआ जिस तरीके से, उसके बाद पहले मैच में जिस तरह शॉट कवर पे उन्होंने कैच दिया, वो बाबर आजम के शॉट्स नहीं थे। जिस तरीके से वो खेलते हैं वो वैसे नहीं खेल रहे थे, स्लॉग करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उनका गेम नहीं है। ठीक है इमरान, चले हम मिसबाह उल हक की भी बात मान लेते हैं और आपकी भी बात मान लेते हैं। कल अच्छी इनिंग्स खेली, अब देखते हैं कंटिन्यू कितना ये करते हैं। इसी ये जो मिसबाह उल हक साहब जो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने इसको ये समझाया कि आप बॉल को टाइम करने की कोशिश करो। बाबर आजम क्या बॉल को टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल कर रहे होंगे। अपना डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश कर रहे होंगे,
क्योंकि सही साफ सी बात है उनके पास बड़े शॉट्स नहीं है, पर टाइम तो पहले भी करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखते हैं मिसबाह हक साहब ने जो ये बयान दिया है कि हमने उसको ये सिखाया कि ऑल्टर करो अपना गेम और टाइम करने की कोशिश करो, देखते जो कि स्ट्रेंथ है उनकी, जो देखते हैं कितना वो कंटिन्यू करते हैं। देखें ये और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान सुपर लीग उनके लिए 11 के, उनका T20 जो फ्यूचर है वो क्या है, क्या वो खेल सकते हैं T20 क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। इमरान, हमने यहाँ पे बैठ के, आपने भी और मैंने भी ये शुरू के पहले या दूसरे प्रोग्राम के अंदर डिस्कस किया था, ये वाला PSL का 11वां एडिशन बहुत सारे खिलाड़ियों के लिए इंक्लूडिंग बाबर आजम बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे उनका तयन होगा कि वो आगे जाते हैं या नहीं जाते हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इससे मजीद और पस्ती पे नहीं जा सकती है। अब इनको नए प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे, नए प्लेयर्स ट्राई करने पड़ेंगे। दिस कैन नॉट बी अ पाकिस्तान फैमिली लिमिटेड कंपनी कि अगर इमरान खेल रहे हैं तो इमरान के साथ जुनैद जो है वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है। सो अब एक हमें देखना पड़ेगा कि कौन से आते हैं, बट बाबर आजम से क्रेडिट मैंने एक चीज़ देखी है कि बाबर को जहाँ दूसरे एंड से सपोर्ट मिल रही हो ना, और दूसरे एंड से अच्छे स्ट्राइक रेट से अगर बैटर खेल रहा हो, तो बाबर आजम जो है वो थोड़ा सा अच्छा खेलते हुए हमें नजर आते हैं। खुद को इनिशिएट करना हो अगर 200 का स्ट्राइक रेट या 180 का स्ट्राइक रेट, वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं बाबर आजम। लेट सपोज कि कल मेंडिस या हारिस दोनों आउट हो जाते हैं जो कि तेज़ खेलते हैं, वो बाबर आजम को तेज़ खेलने की ज़रूरत पड़ती है और उनके ऊपर दबाव होता है इस चीज़ का, फिर वो स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ के अंदर। लेकिन अगर दूसरे एंड से सपोर्ट मिल रही हो, वो बड़ा अच्छा खेलते हैं। फिर माजरत के साथ T20 में जगह आपकी नहीं बनती। आप मेरी बात से नाराज ना होइएगा। बाबर आजम के जो शायकीन है, जो उनको पसंद करते हैं, पसंद तो मैं भी बहुत करता हूं। बाबर का शायकीन समझा हुआ है। मुझे लगता है कि आप बाबर आजम जो है, देखें बाबर आजम हम सब के तो अच्छा खेलता है, अच्छा बोल इमरान नहीं। आज कल हमने बात की, कल हमने वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने कल बाबर आजम के लिए हक में खड़े हुए कि उसको विराट कोहली से कंपेयर ना करें। वो एक ऐसा प्लेयर है कि जिसकी एक अपनी क्लास है, लेकिन उसकी क्लास अगर वनडे और टेस्ट तक रहने दे, देखें उसकी T20 की परफॉर्मेंस की वजह से उसका वनडे और टेस्ट भी खराब हो रहा है। तो अगर आप ये कहते हैं कि एक एंड से मोहम्मद हारिस और एक एंड से जो है वो कुसाल परेरा जो है वो रन बनाते रहे, वो रन करते रहे, मेंडिस रन करते रहे, तो फिर आप तो इसका मतलब है सेल्फिश प्लेयर है। आप तो ये देख रहे हैं कि यार अगला जो है वो रन कर रहा है, मैं अपने सिंगल डबल और जहां मुझे बुरी बॉल मिले वहां पे मैं चौका छक्का लगाने की कोशिश कर लूं। इसका मतलब यू आर अ सेल्फिश प्लेयर एंड यू आर नॉट मेड फॉर दिस। सेल्फिश नहीं मुझे बोलना चाहिए, यू आर नॉट मेड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ क्रिकेट विच इज द T20 क्रिकेट। सो या तो जगह छोड़ दें, या PSL 11वें एडिशन के अंदर इसी तरह की परफॉर्मेंस 170, हम चले 140 145 का भी स्ट्राइक रेट एक्सेप्ट कर लेंगे, बट दैट शुड बी कंसिस्टेंट। विराट कोहली अगर 128 130 132 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 137 से खेल रहा है, ज्यादा फर्क नहीं है ना। 128 इनका है स्ट्राइक रेट बाबर आजम का, और 137 से वो खेल रहा है, लेकिन वो कंसिस्टेंट है। अगर बाबर आजम हमें 128 130 132 का स्ट्राइक रेट देते हैं और कंसिस्टेंसी से खेलते हैं, तो फिर हमें तो बाबर आजम एक्सेप्ट, हमें 170 वाला बाबर नहीं चाहिए कि जो 87 करे 46 गेंदों के ऊपर, लेकिन अगले मैचेस के अंदर जो है वो 20 करे 20 गेंदों के ऊपर, या 25 करे 20 गेंदों के अंदर। हमें चाहिए कंसिस्टेंट बाबर आजम जो 87 करे, बेशक 65 गेंदों के ऊपर करे, लेकिन कंसिस्टेंसी से करे ताकि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो सके। बिल्कुल, और पेशावर ज़ल्मी ने बदला वैसे खूब लिया है। पिछले साल हमने देखा कि कराची में जो मैच हुआ था ज़ल्मी और कराची का, उसमें कराची किंग्स ने 240 के लगभग स्कोर किया था। उसके बाद ज़ल्मी की टीम भी जल्दी आउट हो गई थी, और अब जो है वो पेशावर ज़ल्मी ने अपना जो बदला है वो पूरा कर लिया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कल के मैच में शायद आप ये समझे बाबर आजम की इनिंग्स बहुत अच्छी थी या कुशल मेंडिस की, लेकिन मुझे पर्सनली जो सबसे अच्छी चीज़ लगी वो अब्दुल समद का जो फिनिशिंग रोल था, जिसमें पाकिस्तान की जो कौमी टीम है वो स्ट्रगल कर रही है कि हमें एक अच्छा फिनिशर नहीं मिल के दे रहा, और उसमें गुज़िश्ता 2 रोज़ में 2 अच्छी चीज़ें सामने आई है। इफ्तिखार अहमद ने जो मैच फिनिश किया हैदराबाद के ख़िलाफ़, और फिर अब्दुल समद ने जो मैच फिनिश किया, जिस तरीके से उन्होंने 12 गेंदों पर 40 रन बनाए, ये बड़ा पॉजिटिव साइन था। तो अब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिलकर एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव चीज़ आ रही है कि यार एक जो फिनिशर जो हम स्ट्रगल कर रहे थे ढूंढने में, वो हमें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर अब्दुल समद वैसे तो चलें 1-2 इनिंग्स हुई हैं अभी उनकी, आगे जाके इसी तरीके से परफॉर्म करते रहते हैं, और पाकिस्तान की टीम में मौका भी मिला था, इंजरी की वजह से बाहर हो गए थे, तो फिर एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। अब्दुल समद अगर इसी तरह के कैम्यूज खेलते रहते हैं और जरा इस तरह की कुछ एक आध और इनिंग खेलते हैं, जो जरूरी नहीं हो कि 12 गेंदों के ऊपर 40 हो, जो अगर कोई 35 हो 22-23 गेंदों के ऊपर, और इस तरह की अगर कोई ये 2-3 इनिंग्स और खेल लेते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि T20 के अंदर थोड़ा सा अगर इनको PSL के 11वें एडिशन के अंदर इनको मॉनिटर करें तो एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर के लिए। सबसे खुशाइन चीज जो है वो इमरान, वो इफ्तिखार अहमद का बॉलिंग, इफ्तिखार अहमद की बॉलिंग है। आप ये देखें 4 विकेटें, कल 3 विकेटें,
अब ये मेरे ख्याल से और बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं कि ये हाईएस्ट विकेट टेकर जो है हसन अली को जो है वो किसी भी दिन बीट कर लेंगे। लेकिन इमरान जो परसों हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ जो इन्होंने मैच फिनिश किया, मैं मैच देख रहा था, वो बड़ा डिफिकल्ट मैच। इमरान डिफिकल्ट मैच था, क्लीन हिटिंग की थी। आप ये देखें मिसबाह ये इफ्तिखार अहमद जो है जो इन्होंने चौका भी लगाया था और आखिरी में जो इन्होंने छक्का लगा के मैच उसके बाद फिर 1 रन सिर्फ बाकी था। आप वो देखें, बहुत भरपूर लग रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है कि इन्होंने अपनी बल्लेबाजी के ऊपर काम किया, अपनी हिटिंग के ऊपर काम किया। इफ्तिखार अहमद अगर यही अपनी बॉलिंग फॉर्म जारी रखते हैं तो मेरे ख्याल से इनको एक मौका और देना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट में आने के लिए। 5वें 6ठे नंबर पे ऊपर अब्दुल समद हो, इफ्तिखार अहमद हो, दे कैन बी डेविस्टेटिंग। और पाकिस्तान को जो चीज चाहिए, ये दोनों, हार्दिक पांड्या, हालांकि वो पेस बॉलर हैं, लेकिन ये जडेजा, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का रोल अदा कर सकते हैं। मुझे ये ऐसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन अभी ये ज़ाहिर थोड़ा सा कबल वक्त होगा, अभी हमें देखना होगा कि आगे जाकर ये लोग किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं। अगर अब्दुल समद इसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं, इसी तरीके से मैचेस को फिनिश करते हैं, इफ्तिखार अहमद इसी तरीके से अगर मैचेस को फिनिश करते हैं, ये पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर है। मुल्तान सुल्तान भाई नंबर 1 है, 5 मैचेस में 4 फतुहात। पेशावर ज़ल्मी और 4 मैचेस में 3 फतुहात के साथ कल का मैच जीतने के बाद दूसरे नंबर पर आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 5 मैचेस में 3 मैच जीत गई है, 1 हारी है, 1 नो रिजल्ट है। कराची किंग्स 1 मैच हारने के बाद डायरेक्ट चौथे नंबर पर आकर गिरी है और 4 मैचेस में 3 जीते, 1 हारे हैं और अगला मैच इनका कल खेला जाएगा। लाहौर की टीम 4 मैचेस 2 जीते हैं, 2 हारे। कोयटा के लिए आज का जो मैच है वो जीतना बड़ा ज़रूरी है। इसी तरीके से रावलपिंडीज़ के लिए भी आज का मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कोयटा 3 मैचेस हार चुका है और रावलपिंडीज़ जो है वो 4 मैचेस हार चुका है। तो आज नेशनल स्टेडियम कराची में कोयटा और रावलपिंडीज़ का मुकाबला है। सिंगल हेडर है, डबल हेडर आज नहीं है, कल होगा डबल हेडर। तो क्या समझते हैं, क्या हिकमत अमली कोयटा को अपनानी चाहिए, क्या पिंडीज़ को अपनानी चाहिए कि वो जीत के ट्रैक पर जो है वो वापस आए? इमरान, रावलपिंडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और कोयटा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कोयटा 4 में से 3 हार चुका है और रावलपिंडी 4 में से 4 हार चुका है। सो दोनों जो है वो बेसिकली अपनी PSL 11 में सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। सो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, फियरलेस क्रिकेट खेलें। देखिए, इससे ज्यादा नीचे तो अब आप जा नहीं सकते। ये सबसे नीचे जो है वो रावलपिंडीज़ है, फिर हैदराबाद है, उसके बाद फिर कोयटा है। सो अग्रेसिव क्रिकेट खेलें, स्ट्रेटेजी बना के जाएं। बिल्कुल ऐसी क्रिकेट भी ना खेलें जिसको हम कल से कह रहे हैं हड़ाउड़ी क्रिकेट खेलें। स्ट्रेटेजाइज करके जाएं, बट द क्रिकेट माइंडसेट शुड बी अग्रेसिव। बॉलिंग में भी आपने प्रेशर रखना है, फील्डिंग हैज टू बी वेरी गुड। ऊपर से रन जो टीम कर देगी उसके लिए दोनों ही टीमें जो है वो ज़ाहिर मोहम्मद रिजवान जो कि उनके कप्तान हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी रन्स नहीं कर पा रहे हैं रावलपिंडीज़ की तरफ से खेलते हुए। जिस तरीके से वो मुल्तान सुल्तान के लिए करते थे वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आज के मैच में, किस तरीके से वो टीम को लिफ्ट करते हैं। वो दूसरा मोहम्मद आमिर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि दोनों का पावर प्ले में बहुत ही अहम किरदार है। 3 प्लेयर्स जिनको मैं टिप कर रहा हूं कि जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मोहम्मद रिजवान, डेरिल मिचेल, जो मिडिल ओवर्स में उस वक्त दूसरा मैच हुआ था, 2 मैचेस ये लोग हारे थे। उसके बाद उनकी कल जो आपने उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, उनकी जो एक इंटरव्यू दिखाया था, उसमें उनका मोराल बहुत अच्छा लग रहा था कि कभी वी स्टिल इन द अर्ली डेज ऑफ PSL, तो अभी हम सिर्फ 2 मैच हारे। मोहम्मद आमिर हो गए, डेरिल मिचेल हो गए और मोहम्मद रिजवान, इनका रोल बहुत इंटीग्रल होगा। बाकी जो लोग हैं बल्लेबाजी के अंदर, रिजवान, मोहम्मद रिजवान और डेरिल मिचेल के इर्द गिर्द लोगों को खेलना पड़ेगा। रिजवान का अच्छा स्टार्ट देना बहुत जरूरी है। रिजवान का बाबर की तरह का ब्लाइंडर इनिंग्स खेलना बहुत जरूरी है। डेरिल मिचेल आपको पता है कैन बी अ डेविस्टेटिंग प्लेयर, उनका भी खेलना बहुत, और गालिबन सैम बिलिंग्स भी वो है। सो बेन सीयर्स भी आई थिंक ज्वाइन कर चुके हैं। बेन सीयर्स यहाँ खेलेंगे या लाहौर वाले ये जब अब मेरा ख्याल है इधर कराची में खेलेंगे। तो फिर देखिए इमरान, ऑन पेपर इनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। मोहम्मद आमिर है, मोहम्मद आमिर खान है, जल्लाद खान है, ये सारे बहुत अच्छे और सीजन प्लेयर है। आमिर को एज समवन हु इज लीडिंग द बॉलिंग पैक अपना हाथ खड़ा करना पड़ेगा। पिछले मैच में आमिर ने बुरी बॉल नहीं की थी, पिछले मैच में आमिर ने अच्छी बॉल की थी, उससे पिछले पहले जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। बट ऑल दीज 3 प्लेयर्स, डेरिल मिचेल, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद आमिर को जो है वो अपने इर्द गिर्द सबको चलाना पड़ेगा। और अगर सैम बिलिंग्स आके कोई ब्लाइंडर खेल लेते हैं जैसे उन्होंने पिछले मैच में 58 किए, तो पिछले से पिछले मैच में, तो मेरे ख्याल से पेशावर ये जो रावलपिंडीज़ की टीम है, ये 250 वाला एक माइंडसेट लेके अगर आए तो ये 250 कर भी सकती है। इनके पास बड़ा जबरदस्त किस्म, और बॉलिंग के अंदर तो देखें इनको अच्छा करने करना, फील्डिंग में सफर कर रहे हैं, फील्डिंग इनको बहुत अच्छी कर रही है, बहुत ही घटिया फील्डिंग कर रहे हैं इमरान। आपने बिल्कुल बेहतरीन, जिस तरह हम अपना नॉर्मल डे टू डे क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, गली में खेल लिया, दोस्तों के बीच में मैच खेल लिया, कितलाई तो बॉल छोड़ दी और इस तरह का, इमरान
इस तरह की क्रिकेट लग रही है रावलपिंडी से। पता नहीं इनके मैं फील्डिंग कोच कौन है। आजकल तो पीएसएल के अंदर आपने देखा है कि इतनी बड़ी बड़ी बैटरीज ले आते हैं, फील्डिंग कोच है, मेंटल कोच है, फलाना कोच है, ये कोच है। मुझे इनके फील्डिंग कोच से मिलना है कि कौन है, और हैदराबाद किंग्समैन के भी कि कौन है। एंड आई थिंक सो दे विल डू वेल अगर ये अच्छे माइंडसेट के साथ आते हैं, बिकॉज आ जाएंगे फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे, नथिंग टू लूज वाली एक सिचुएशन है। सो अल्लाह करे कि और अगर दूसरी बात ये कि लास्ट हम कह सकते हैं कि लास्ट ही चांस समझ लें, आज का मैच भी हार गए तो फिर तो कमबैक करना बहुत ही मुश्किल है। फिर तो वही वाली बात हो जाएगी कि इन दोनों में से वही टीम जीतेगी जब हैदराबाद और पिंडीज का मैच होगा। और किसी ने मेरे ट्वीट के नीचे लिखा कि उस दिन अगर बारिश हो गई तो उस दिन भी नहीं जीतेंगे। इमरान ये बात कल आपने कही थी, मैंने इनको एक्चुअली, अगर आप स्क्वाड देखना चाहते हैं तो आप स्क्वाड देख लें। स्क्वाड भी आ गया पिंडी का, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। और डैरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स, उस्मान ख्वाजा अभी तक मेरे ख्याल है नहीं खेले हैं, रिजवान है, रिशाद हुसैन है। ये जो फील्डिंग के हमने बात की थी, रिशाद हुसैन ने बड़े कैचेस ड्रॉप किए हैं। मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह अब स्क्वाड से आउट हो चुके हैं, जलाद खान है, यासिर खान है, अब्दुल्ला फजल एक बड़े अच्छे टैलेंट है, बड़ी इन पर बात हो रही है। साद मसूद है, डैन फॉरेस्टर है, कॉल मैकॉन्ची है, और इसमें बेन सीयर्स की एडिशन अब हो जाएगी नसीम शाह की जगह। डैन फॉरेस्टर ने रन्स भी किए, पहले 2 मैचेस में इनको थोड़ा सा सेफगार्ड भी किया, रन्स भी इन्होंने किए आखिरी के जो अभी 1-2 मैचेस हुए उसके अंदर। इमरान स्क्वाड तो आप देखिए क्या तगड़ा स्क्वाड है। अगर उस्मान ख्वाजा भी आ जाते हैं और उसके साथ अगर उनका स्टेटस अगर क्लियर हो जाता है कि वो आज का मैच खेलेंगे, और उसके साथ अगर रिजवान ओपनिंग करते हैं तो उस्मान ख्वाजा भी कभी भी कैपिटलाइज कर सकते हैं बुरी गेंद के ऊपर। बहुत अच्छा वो खेलते हैं, फास्ट भी खेल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे 3 नाम बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम बिलिंग्स हो गए, इसमें चौथा नाम ऐड कर लें सैम बिलिंग्स का, डेरिल मिचेल हो गए, मोहम्मद रिजवान हो गए, और आमिर हो। नसीम शाह के जाने से इनको बहुत धचका पड़ा। नसीम शाह को की इंजरी के लिए दूसरी टीमों को भी शायद नसीम शाह के जाने से पड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से वो रन दे रहे थे दूसरी टीमों के लिए। लेकिन इमरान हमारी लेकिन ये है कि जो इनका स्क्वाड नजर आ रहा है, जो हमने देखा है, अच्छे स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, बैट्समैन सब अच्छे हैं, लेकिन एक अच्छी प्लेइंग 11 बना के यूनिटी से खेलने की जरूरत है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आकर कोयटा पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को हमने देखा कल स्टेडियम में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी। उनके कप्तान, उनके बैट्समैन ख्वाजा नाफे जो कि स्ट्रगल करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे थे। काफ़ी तवील उन्होंने अंडर लाइट्स जो है वो ट्रेनिंग की, सेशन किया पूरा कोचेस के साथ, और गलतियों पर काबू पाने की कोशिश की। आज इनका मैच जो है वो रावलपिंडी से। ये स्क्वाड पर अगर हम नज़र डालते हैं, सऊद शकील है, छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं, कैमियोस खेल रहे हैं, लेकिन उसको बड़ी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जो सबसे मेन कंसर्न है कोयटा ग्लैडिएटर्स का, वो ख्वाजा नाफे और रायली रोसो हैं, जो कि 2 अहम बैटर्स हैं, इनके रन्स नहीं कर रहे हैं। हसन नवाज ने 1-2 इनिंग्स खेली है, बेन मैकडर्मट है, बेवन जेकब्स ने एक मैच में रन्स किए हैं, फिर अहमद दानियाल आउट हो गए, इनके अलजारी जोसेफ है, अहम फास्ट बॉलर हैं, और बीच में जो आपको 2, 10वें और 11वें नंबर पर नज़र आ रहे हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं कोयटा के, जो अभी तक उस तरीके से क्लिक नहीं कर पाए जिस तरीके से उनसे तवक्कुआत की जाती हैं। अबरार अहमद है और उस्मान तारिक है। शामिल ने रन्स किए हैं, बिस्मिल्लाह खान हो सकता है कि आज का मैच खेलें, एहसन अली है, साकिब है, खानजेब है, टॉम करन है, ब्रेंट हैम्पटन है और सैम हार्पर है। तो ये इनकी भी, अगर वैसे तो बैटिंग में हम देखते हैं तो बैटिंग में तो पूरे सारे बॉक्सेस टिक नज़र आ रहे हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे वीकनेस है। इमरान मुझे लगता है सिलेक्शन करते हुए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने स्पिन हैवी अपना स्क्वाड बनाने की कोशिश की। आप देखें 2 पाकिस्तान के बेहतरीन और इस वक्त दुनियाई क्रिकेट में जो है वो 2 बेहतरीन स्पिनर्स जो हैं, उस्मान तारिक और अबरार अहमद, इन्होंने लिए। अबरार ने शुरू के 2 मैचेस में विकेट्स ली, उसके बाद अबरार भी ऑफ कलर नजर आए। उस्मान तारिक इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर एक ऐसा लग रहा है कि जो डिसीविंग उनकी जो एक एक्ट पॉज जो था, जो डिसीव जो करते थे, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब लोगों ने थोड़ा समझना शुरू कर दिया, काम किया है उसके ऊपर। लोगों ने इसके ऊपर वो काम किया है, ठीक है। वैसा काम नहीं किया जैसे सूर्य कुमार यादव ने काम किया था, मेरे ख्याल से उससे अच्छा काम किया, क्योंकि शायद उस काम के बावजूद भी कोई खास खातिर फायदा नहीं हुआ था। लेकिन अभी तक वो इस तरह कर रहे हैं, 4 ओवर 35 रन, एक खिलाड़ी 4 ओवर 25 रन अगर रन नहीं दे रहे तो कोई आउट नहीं कर रहे। बिकॉज अबरार और उस्मान तारिक का कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में होने का मकसद ये है that they are wicket taking bowlers, स्ट्राइक बॉलर्स हैं। आपने रन नहीं रोकने, रन रोकने के लिए आपके पास और बहुत ज्यादा जो है वो ऑप्शंस हैं। अलजारी जोसेफ भी मैं आपको बताऊं एक बड़े अटैकिंग प्लेयर है, अटैकिंग बॉलर है, जो ऊपर से अच्छी पेस करते हैं, वेस्ट इंडीज के बेहतरीन किस्म के वो। तो वीक लिंक फॉर श्योर इनकी बल्लेबाजी है। सऊद शकील अपने तौर पर रन करने की कोशिश कर रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस में खेल रहे हैं। हसन नवाज ने एक आध मैच के अंदर अच्छे रन किए, 60 प्लस की भी एक बारी खेली। इसके अलावा रायली रोसो, 2 जो इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं ना, उनका रन करना बड़ा जरूरी होता है। इम्पैक्ट प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, देखें सऊद शकील कितना भी तेज खेल रहे हैं, लेकिन वो
एज अ ट्रेडिशनल बुकिश प्लेयर हैं। जी, शामिल जी, हुसैन भी जी। इस तरीके के प्लेयर नहीं है, स्लॉगर नहीं है, लेकिन ख्वाजा नाफे और रायली रोसो जब रन्स करेंगे तो वो बड़े इम्पैक्ट रन्स होंगे और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ होंगे। बिल्कुल। देखें इमरान, आज अगर मेरी आप अगर सुने क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम, उनके कोचेस आज ख्वाजा नाफे को रेस्ट दे दें, ड्रॉप ना करें, उनको रेस्ट कर दें और उसकी जगह किसी एक ऐसे प्लेयर को आप खिला लें कि एहसन अली इनकी स्क्वाड का हिस्सा है ना, एहसन अली को खिलाएं। एहसन अली बड़े प्रॉमिसिंग प्लेयर है, एहसन अली को ट्राई करें। देखें खुदा ना खास्ता वो भी अगर होंगे, फेल होंगे, 8-10 तो रन बना ही लेंगे। ख्वाजा नाफे जो हैं वो भी कोई खातिर खा कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। एक मैच के लिए उनको रेस्ट करा के देखें और किसी यंग प्लेयर को लेके आए, एहसन अली को लेके आए और उस जगह पे खिलाने की कोशिश करें एंड देन लेट्स सी हाउ द कॉम्बिनेशन वर्क्स। क्योंकि देखें सऊद शकील रन कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। रायली रसू को रन करने की जरूरत है। शामिल हुसैन ने शुरू के 2 मैचेस के अंदर 50+ की बारी खेली, उसके बाद वो दोनों मैचेस में फेल हुआ। टैलेंट है, कंसिस्टेंसी से खेल सकते हैं, करियर अच्छा है, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है, यंगस्टर है और आज भी उनको अच्छी बारी खेलने की जरूरत है। बट ओवरऑल इन टोटलिटी, बेवन जेकब्स ने पिछले मैच में रन किए। इन टोटलिटी क्वेटा ग्लैडिएटर्स नीड टू रियलाइज कि हम इस तरह अगर खेलेंगे तो शायद एक आध मैच के बाद वो खुदा ना खास्ता बाहर हो सकते हैं पीएसएल से। वैसे बड़ी हमने शुरू के जो सीज़न देखे हैं 6-7, उसमें बड़ी कंसिस्टेंट टीम रही है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। 3 फाइनल उन्होंने खेले, 2 फाइनल वो हारे, 1 फाइनल वो जीते। तो उसके बाद जो अभी जो 3-4 साल गुजरे हैं, अगर गुज़िश्ता साल का हम फाइनल हटा देते हैं तो वो इतने कोई कंसिस्टेंट साल नहीं गुजरे इनके, या टीम बनाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है या फिर प्लेइंग 11 बनाने में मुश्किल हो रही है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी हर साल क्वेटा ग्लैडिएटर्स शुरू के सीजन्स में दिखाता था वो हर सीजन में अब नजर नहीं आ रही है। इमरान देखिए, मोरलेस जो इनकी टीम है वो वही खिलाड़ी हैं जो बिग इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। रायली रसू पिछले साल भी थे, सऊद शकील पिछले साल भी कप्तान थे। इसके अलावा जो और नई साइन, शामिल हुसैन बहुत अच्छा। वो देखिए इमरान, जिस तरह हम पिंडीज की बात कर रहे थे, रावलपिंडीज की बात कर रहे थे, उसी तरह अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करो तो ऑन पेपर इनकी कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। आप 11 भी अच्छे बन रहे हैं, आप समझ में नहीं आ रहा कि किस वजह से जो है, किस चीज में ये लोग फंस रहे हैं। शॉट सिलेक्शन गलत है। आई एक्चुअली फेल टू अंडरस्टैंड कि दूसरी टीमों के ऊपर तो हम फिर बता देते ना, कराची के ऊपर हमने बता दिया, रिजवान पे बता दिया कि किस तरह की गेंद पे आउट हो रहे हैं, किस तरह की गेंद पे फंस रहे हैं। ये लोग तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सो प्रोफेशनल, इंस्पाइट ऑफ बीइंग सो एक्सपीरियंस। रायली रसू साउथ अफ्रीका के कमाल के खेले। मुझे तो इस चीज सऊद शकील के ऊपर हैरानगी हो रही है कि वो आप उनको लेबल करते हो एज अ वनडे और अ टेस्ट स्पेशलिस्ट, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप ये देखें T20 के अंदर अच्छे। परेशान कुन जो बात है, हसन नवाज जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी की जरूरत है इमरान। बिल्कुल, और प्लेइंग 11 भी बड़ा मैटर करती है कि किस तरीके की बन रही है, कैसी प्लेइंग 11 बनाई जाती है, ऑपोजिशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए। तो आज के मैच में प्रेडिक्शन तो लेनी पड़ेगी, कौन होगा आपकी नज़र में वहाँ फातिह? देखें रावलपिंडीज करना पड़ेगा इमरान, जिस तरीके से आपने बोला है ना इमरान, वरना अगर देखें ये दिल से नहीं बोला। नहीं दिल से। आप देखें, मुझे आपके साथ रह के आपकी बात भी माननी पड़ती है, क्योंकि कल मैंने बोला था कि ये एक मैच खुदा ना खास्ता और हारे तो, या मुझे ये लगता है कि इनका टूर्नामेंट खत्म है। आपने बोला नहीं, द बेस्ट इज स्टिल येट टू कम। तो मैं आपके साथ इसलिए जाऊंगा और रावलपिंडीज को कि देखें, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पिछले 10 एडिशंस के अंदर नशेबो फराज देखे हैं, उन्होंने एंजॉय किया है इसको। रावलपिंडीज ने बड़ी दिल से टीम बनाई है, सबने दिल से टीम बनाई। हमें सपोर्ट करना है और पीएसएल की बेटरमेंट के लिए है कि सारी टीमें कंपीट करें, कि एंड में एक जंग हो रही हो कि 8 में से कौन जाएगा टॉप 4 के ऊपर। बिल्कुल, लेट्स सी कि कौन सी वो 4 खुशकिस्मत टीमें होंगी जो पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।